हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के बही खाते विषय में इकाई 5 के अंतर्गत ऋण पत्रों का निर्गमन पर आपसे बात करूंगा। जैसे कि बच्चों आपने पहले देखा कि कंपनी को व्यापार करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस पूंजी को वो छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके इकट्ठी करती है, जिसे अंश पूंजी बोलते हैं हम। तो कंपनी की, जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि कंपनी की अधिकृत पूंजी होती है, अधिकतम पूंजी होती है। कोई भी कंपनी उससे अधिक अंशों का विक्रय नहीं कर सकती, अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। तो कंपनी की वित्त का जो स्थायी स्रोत होता है वो अंश पूंजी होती है। जब उसकी सीमा ख़त्म हो जाती है और कंपनी को फिर अधिक और अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, तो फिर कंपनी दूसरे विकल्प पर विचार करती है। तो किसी भी व्यापार में वित्त का सबसे प्रमुख स्रोत पूंजी होती है। पूंजी के बाद फिर ऋण पर ही विचार किया जाता है कि ऋण लेकर के व्यापार को और आगे बढ़ाया जाए। तो इसी तरह से कंपनी, जिस तरह से कंपनी की पूंजी बहुत अधिक मात्रा में होती है, उसको इकट्ठा करने की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं। वैसे ही कंपनी को जब ऋण लेना होता है तो ऋण भी उसको बहुत अधिक मात्रा में लेना होता है, तो इकट्ठा करने की दृष्टि से उसको भी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम एक, जैसे मान लीजिए कंपनी को 1,00,000 रुपये के ऋण की आवश्यकता है। तो 1,00,000 रुपये हम एक व्यक्ति से ऋण लेंगे तो ये असुविधा होगी एक साथ कि वो देने वाला भी दे पाएगा कि नहीं, या दूसरी भाषा में इसको कहें कि जब यदि हमें वापस करना होगा तो एक साथ इतना पैसा लौटाना होगा। और इसी ऋण को यदि हम 1,000 इकाइयों में बांट लें तो एक इकाई की कीमत 100 रुपये हो जाती है। तो फिर 1,000 लोगों से हम 100 रुपये इकट्ठा करेंगे तो आसानी से इकट्ठा भी हो जाएगा और 1,000 लोगों को हमें एक साथ पैसा लौटाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऋण पत्रों का पैसा शर्तों के अधीन वापस करना होता है। तो अब मुख्य बात यह है कि बच्चों ऋण पत्र से क्या आशा है, ऋण पत्र की क्या परिभाषा होती है, इस पर बात करते हैं। अर्थ है कि अभी मेरी इतनी बात से ये बात स्पष्ट हो गई कि कंपनी को जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, पहला स्रोत उसका अंश पूंजी होती है। फिर दूसरा जो स्रोत होता है वो ऋण पत्र होते हैं। ऋण पत्र के माध्यम से कंपनी धन इकट्ठा करती है। अब ऋण पत्र होता क्या है, इसको समझें। ऋण पत्र से क्या आशय होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ऋण पत्र ऋणदाता तथा कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है। अब यहाँ दो लोग हो गए, एक ऋण देने वाला और एक कंपनी। कंपनी कौन हुई? ऋणी हुई। यदि मैं कंपनी के ऋण पत्र खरीद रहा हूँ तो मैं ऋणदाता हो गया, लेनदार हो गया, और कंपनी मेरे लिए ऋणी हो गई। तो मैं कंपनी को ऋण दे रहा हूँ और कंपनी मेरे से ऋण ले रही है। तो जो ऋण पत्र है वो मेरे और कंपनी के बीच में एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत कंपनी ऋणदाता से लिए गए ऋण का ब्याज सहित भुगतान करने का वचन देती है। इस अनुबंध में वो कंपनी ये स्वीकार करती है कि मैंने इतने रुपए आपसे ऋण के रूप में लिए हैं और ये लिए गए ऋण को मैं ब्याज सहित भुगतान करने का वचन देती है। ऋण से संबंधित सारी शर्तें उसमें लिख ली, इसलिए इसको अनुबंध पत्र कहते हैं, अनुबंध के नाम से। इसमें ऋण संबंधी सभी शर्तें दी रहती हैं, सारी शर्तें में उसमें लिखी रहती हैं कि हम कितना ऋण ले रहे हैं, कब लौटाएंगे, इस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। ऋण से संबंधित जितनी भी सारी बातें होती हैं वो सब लिखी जाती हैं। तो बच्चों, ऋण पत्र कंपनी और ऋणदाता जिससे कंपनी ने ऋण लिया है उनके बीच में एक अनुबंध होता है, अनुबंध का काम करता है, समझौते का काम करता है, जिसमें कंपनी सामने वाले से लिए गए ऋण का ब्याज सहित लौटाने का एक वचन देती है। उसको ऋण पत्र बोलते हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं होती हैं देखें। ऋण का प्रमाण होता है, जैसे अपन भी किसी से यदि ऋण लेते हैं, किसी को ऋण देते हैं, तो अपन भी एक साधारण से स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर लेते हैं। यदि आप लिखा पढ़ी नहीं करते तो आपने किसी को ऋण दिया है, लिया है, तो उसका कोई प्रमाण नहीं होता है।
लेकिन जब कंपनी किसी से ऋण लेती है तो उसके बदले में एक प्रमाण पत्र उसको जारी करती है, वो ऋण प्रमाण पत्र कहलाता है। तो कंपनी पहली विशेषता होगी कि ऋण पत्र ऋण का लिखित प्रमाण, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमने कंपनी को, संबंधित कंपनी को इतने रुपए ऋण के रूप में दिए हैं और ये रुपए इतने समय बाद ब्याज सहित कंपनी हमें लौटाएगी। एक ऋण का प्रमाण हो जाता है, ये इसकी विशेषता होती है ऋण पत्र की। निश्चित ब्याज दर, बच्चों इन विशेषताओं को ध्यान से पढ़ें, ये बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। तो ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण है। दूसरा, एक निश्चित ब्याज दर होती है। ऋण पत्र पर पहले से ही तय होता है कि कितने प्रतिशत की दर से उसको ब्याज दिया जाएगा, 6%, 7%, 8%, 10%, जो भी कंपनी तय करती है उस हिसाब से उसको ब्याज दिया जाता है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज की दर पहले से ही निश्चित होती है, जबकि अंशों पर जो लाभांश की दर होती है, जो सामान अंश होते हैं, समता अंश होते हैं, उसमें लाभांश की दर पहले से तय नहीं होती है। कंपनी के मुनाफा पर तय कर होता है कि कितना लाभांश दिया जाएगा, जबकि ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाएगा वो पहले से निर्धारित हो जाता है। तो दूसरी विशेषता ये हो गई। तीसरा है वापसी का अनुबंध होता है। ऋण पत्र वापसी का अनुबंध पत्र होता है, इसमें ये लिखा होता है कि कंपनी इतने समय बाद ये पैसा ऋणदाता को या लेनदार को लौटाएगी। चौथा है संपत्तियों पर प्रभाव। सामान्यतः कंपनियां ऋण पत्रों का निर्गमन स्थायी संपत्तियों को प्रभार होता है। इसका मतलब है कि कंपनियां ऋण पत्रों का निर्गमन स्थायी संपत्तियों को बंधक बना करके जारी करती हैं। प्रभार का मतलब ये होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में खूब आता है कि ऋण पत्रों पर कंपनी स्थायी संपत्तियों का प्रभार होता है। इसका मतलब हो, यदि संबंधित कंपनी किन्हीं कारण से उन ऋण पत्रों का भुगतान करने से इनकार करती है, नहीं कर पाती है, तो संबंधित ऋणदाता उन स्थायी संपत्तियों का विक्रय करवा करके अपनी ऋण की राशि वसूल करने का अधिकार रखता है। ये मतलब हो जाता है इसका। पांचवा है ऋण पत्र जो दीर्घकालीन होते हैं, अर्थात इनका भुगतान सामान्यतः 1 वर्ष के बाद ही प्राप्त होता है। तो ऋण पत्र कंपनी के दीर्घकालीन ऋण होते हैं, ये विशेषता होती है। सार मुद्रा अंकित होती है, कामनशील है, उस पर कंपनी की सार मुद्रा के अधीन इनको जारी किया जाता है। ये ऋण पत्रों की विशेषताएं हो गई इनके ऋण। अब अगला है ऋण पत्रों के प्रकार। मोटे तौर पर ऋण पत्रों को 4 भागों में बांटा गया है और वैसे कई प्रकार दिए। देखो, ऋण पत्रों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, शोधन की दृष्टि से, अभिलेख की दृष्टि से और प्राथमिकता की दृष्टि से अनेक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः ऋण पत्रों के प्रमुख भेद ये हैं। देखो, नंबर 1, रजिस्टर्ड ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है। इन ऋण पत्रों पर उन्हीं व्यक्तियों को मूलधन व ब्याज दिया जाता है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में होता है। रजिस्टर ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती है, ऋण लेती है, ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र देती है, तो उनका नाम कंपनी अपने रजिस्टर में लिख लेती है और जिन व्यक्तियों का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा है उन्हीं को वो मूलधन मिलेगा और उन्हीं को ब्याज का। ऐसे ऋण पत्रों को रजिस्टर ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऋण पत्रों के प्रकार वाला, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से सुनें, ध्यान से पढ़ें। और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे गए हैं विगत बोर्ड परीक्षाओं में और अब आगे भी पूछे जाएंगे। तो पहला प्रकार हो गया रजिस्टर्ड ऋण पत्र या पंजीकृत ऋण पत्र भी कहते हैं इनको, पंजीकृत ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे होते हैं बाहक ऋण पत्र। बाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका स्वामित्व सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। ऐसे ऋण पत्र, देखो, पंजीकृत ऋण पत्र में उसी व्यक्ति को ब्याज मूलधन मिलेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में। यदि वो ऋण पत्र हम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो कंपनी, जब हम दूसरे व्यक्ति को देंगे तो कंपनी के रजिस्टर से मेरा नाम अलग होगा और तब आपका नाम उसमें जुड़ जाएगा, तब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन बाहक ऋण पत्र में ऐसा नहीं होता। जैसे रुपया नोट होता है, नोट यदि मैं उसका मेरे पास है तो मैं यदि दुकानदार के पास लेके जाऊंगा तो दुकानदार उतने मूल्य की मुझे वस्तु दे देगा, और यदि वो नोट आपके पास पहुंच जाता है तो आपके वो दे देगी। तो बाहक ऋण पत्र वे होते हैं जिनका स्वामित्व, इनका मालिकाना हक केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, देने मात्र से हो जाता है। यदि वो ऋण पत्र मेरे पास है तो उसका मूलधन और ब्याज मुझे मिलेगा। यदि वो ऋण पत्र मैंने आपको दे दिए तो आपको मूलधन ब्याज, मतलब जिसके पास वो ऋण पत्र होंगे उसी व्यक्ति को मूलधन और ब्याज प्राप्त होता है। बाहक ऋण पत्र कहलाते हैं।
उनके नाम मतलब कंपनी के रजिस्टर में लिखे नहीं होते हैं, तो वाहक ऋण पत्र। तो ये अभिलेख की दृष्टि से हो गए दोनों भाग। अभिलेख की दृष्टि से रजिस्टर ऋण पत्र या पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र हो गए। अब अगले हैं सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी किसी स्थायी या चालू संपत्ति को बंधक रखकर जारी करती है वो सुरक्षित ऋण पत्र या बंधक ऋण पत्र कहलाते हैं। इनके लिए कंपनी ने कोई अपनी स्थायी संपत्ति को बंधक बनाया है तो ऐसे ऋण पत्रों को सुरक्षित। इसका तात्पर्य ये हो गया यदि कंपनी किन्हीं कारण से ऋण पत्रों का भुगतान नहीं कर पाती है तो संबंधित ऋण पत्रधारी उस संपत्ति को बेच करके अपना ऋण वसूल करने का अधिकार रखता है, वो सुरक्षित ऋण पत्र हो। और असुरक्षित ऋण पत्र वे हो गए जिनके लिए कंपनी ने जारी करते समय कोई स्थायी या चालू संपत्ति को बंधक नहीं बनाया है, ये सुरक्षा की दृष्टि से हो गए। अब भुगतान की दृष्टि से शोध ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका एक निश्चित शर्तों व अवधि के बाद भुगतान करती है, वो शोध ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी ऋण की अधिकता की समस्या से निपटने के लिए इस तरह के ऋण पत्र जारी करती है। उसमें वो शर्त लगा देती है कि इतनी समय या इतनी ये शर्त पूरी हो जाने के बाद ये पैसा हम आपको वापस। सामान्यतः कंपनियां ऋण पत्रों की राशि अपने जीवन काल में कभी नहीं लौटाती हैं, लेकिन ऋण की अधिकता से बचने के लिए इस तरह के ऋण पत्रों का निर्गमन करती हैं। तो वे ऋण पत्र जिनका एक निश्चित शर्तें पूरी हो जाए या अवधि पूरी हो जाए तो फिर उनका पैसा संबंधित ऋण पत्रधारी को लौटा देती है, वो शोध ऋण पत्र कहलाते हैं। अब अशोध ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं किया जाता है उन्हें अशोध ऋण पत्र कहते हैं। अला एक बार कंपनी ने ऋण ले लिया आपको, केवल जब कंपनी की समापन होगा तभी ये पैसा आपको वापस ब्याज आपको मिलता रहेगा, अशोध ऋण पत्र कहलाते हैं। फिर परिवर्तनशील ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका एक निश्चित अवधि व शर्तों के बाद अंशों में बदला जाता है उन्हें परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। सामान्यतः जो ऋण पत्र होते हैं वो ऋण की राशि होती है, इन पर ब्याज मिलता है और इन पर जो मूलधन है वो राशि स्थायी संपत्तियों के बंधक होने के कारण संबंधित व्यक्ति के लिए सुरक्षित होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हुए चाहते हैं कि वो ऋण पत्रधारी की हैसियत से न होकर के स्वामित्व की हैसियत से अर्थात अंशधारी की हैसियत से कंपनी में जुड़ा रहना चाहते हैं, तो वो इस तरह के ऋण पत्र खरीद लेते हैं जिनको एक निश्चित अवधि व शर्तों के बाद अंशों में कंपनी बदल जाती है, तो वो ऋण पत्रधारी से अंशधारी बन जाता है। फिर उसको ब्याज की जगह लाभांश प्राप्त होने लगता है, वो परिवर्तनशील। अर्थात वे ऋण पत्र एक निश्चित अवधि व शर्तों के बाद अंशों में बदले जाते वो परिवर्तनशील। और वे ऋण पत्र जिन्हें अंशों में नहीं बदला जा सकता वो अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। इनको ना तो अंशों में नहीं बदला जा सकता। अगला है प्रथम ऋण पत्र। इन ऋण पत्रों का भुगतान अन्य ऋण पत्रों की अपेक्षा पहले किया जाता है। जब कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान शुरू करती है तो सबसे पहले जिन ऋण पत्रों को पैसा लौटाया जाएगा वो प्रथम ऋण पत्र कहलाएंगे, और द्वितीय ऋण पत्र जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्र के बाद में किया जाएगा वो द्वितीय ऋण पत्र कहलाएंगे। तो इस तरह से ये ऋण पत्रों के प्रकार थे। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। अब अगला क्वेश्चन है अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर क्या है। तो पहले आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कंपनी पूंजी इकट्ठा करने के लिए अंश जारी करती है, जो व्यक्ति अंश खरीदते हैं वो अंशधारी कहलाते हैं, और ऋण इकट्ठा करने के लिए ऋण पत्र जारी करती है। ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण है जो ऋण पत्र के नाम से जाना था, जो ऋण पत्र को धारण करता है ऋण पत्रधारी कहलाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता या लेनदार होते हैं, इसको नोट करें। तो अब अंशधारी कंपनी के स्वामी हो गए और ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता हो गए। ये स्वामी हैं और ये ऋणदाता हैं। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में पाए जाने वाले अंतर को अपन इस प्रकार से जाना सकता है। देखिए, अब अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, और ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता या लेनदार होते हैं। स्वामित्व की दृष्टि से इन दोनों में ये अंतर है। अब बच्चों ये प्रश्न ऋण पत्र और अंश पत्र और ऋण पत्र में भी के दृष्टि से भी अंतर पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन आ जाता है कि अंश और ऋण पत्र में क्या होता है। तो अंश का धारक स्वामी होता है, ऐसा कह सकते हैं, और ऋण पत्र का धारक ऋणदाता होता है। अंश प्रतिफल अंशधारी कंपनी के लाभ में से लाभांश प्राप्त करते हैं,
अंशधारियों को कंपनी के लाभ में से लाभांश प्राप्त होता है। ऋण पत्रधारी ऋण की राशि पर ब्याज प्राप्त करता है, अर्थात अंशों पर लाभांश मिलता है और ऋण पर ब्याज प्राप्त करता है। सदस्यता, अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है और ऋण पत्रधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है। एक स्वामित्व की बात आ गई, एक सदस्य की बात हो गई। अगला है मताधिकार। अंशधारियों को कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है। अंशधारी कंपनी के प्रबंधन में भाग ले सकते हैं, प्रबंधन में भाग लग सकते हैं तो वोटिंग भी कर सकते हैं, मत भी दे सकते हैं। ऋण पत्र धारकों को मत देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। प्रबंध में भाग, अंशधारी को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है और ऋण पत्रधारी को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता क्योंकि वे कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। ये छठा है समापन पर धन की वापसी। कंपनी के समापन पर अंशधारियों को ऋण पत्रधारियों के बाद भुगतान किया जाता है। जब कंपनी यदि समाप्त होती है, कंपनी बंद होती है, तो जब पैसा लौटाया जाता है तो पहले ऋण पत्रधारियों को देते हैं, इसके बाद अंशधारियों को दिया जाता है। और जब कंपनी का समापन होता है तो ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों से पहले भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से ये 6 अंतर अंशधारी और ऋण पत्रधारी में हो जाते हैं। इसको इस ढंग से भी आप पढ़ें कि अंश और ऋण पत्र में क्या होता है। अंश पूंजी का भाग होता है, ऋण पत्र ऋण का भाग होता है। अंश खरीदने वाला व्यक्ति को लाभांश मिलता है, अंशों पर लाभांश मिलता है, ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है। अंश का धारक सदस्य होता है, ऋण पत्र का धारक सदस्य नहीं होता है। इस तरह से भी अपन इस प्रश्न को देखें कि अंशधारी ऋण पत्रधारी में अंतर तो है ही, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। इसी प्रश्न को लेकर के आप अंश और ऋण पत्र के हिसाब से भी इसका आंसर तैयार करें। अब बात ये आती है कि कंपनी ऋण पत्र निर्गमन के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए कंपनी ऋण पत्र जारी करती है, कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी ऋण लेती है। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के निर्देश अनुसार ऋण पत्र निम्न उद्देश्य के लिए निर्मित किया जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऋण लेना है तो ले लो, कोई भी उपयोग कर लो। ये 4 ही उद्देश्य होते हैं। 4 उद्देश्यों को लेकर के कोई भी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। देखो, नंबर 1 संयंत्र मतलब मशीनरी प्लांट कहते हैं। इसके आधुनिकीकरण के व्ययों की पूर्ति के लिए यदि कंपनी को अपने प्लांट या संयंत्र या मशीनरी का आधुनिकीकरण करना, आधुनिक यंत्रों का स्थापित करना है, तो उनकी व्यय की पूर्ति के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं। क्योंकि प्लांटों पर होने वाला जो व्यय होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक पैसा खर्च होता है और इसके लिए स्थायी वित्त की आवश्यकता होती है, बड़े वित्त की आवश्यकता होती है। तो ये पूंजी के अलावा फिर दूसरा विकल्प ऋण ही होता है। व्यवहारिक जीवन में अपन भी देखते हैं, अपन अपने पास कोई मशीन खरीदना होती है या तो हम अपनी पूंजी से खरीदते हैं या तो नहीं होती है तो फिर उसको ऋण लेकर के ही खरीदते हैं। तो पहला उद्देश्य हो गया कि संयंत्रों, इसको अपन मशीनरी कह सकते हैं, उनको आधुनिक रूप देना है। पुरानी मशीनरी लगी है उसको हटा करके आधुनिक मशीनरी लगाना है, तो उसकी व्यय की पूर्ति के लिए हम ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं। संयंत्रों के विस्तार एवं परिवर्तन के लिए भी होता है। यदि हम संयंत्रों का विस्तार करना चाहते हैं और अब और लगाना चाहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत अधिक वित्त की आवश्यकता होती है, इसलिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया। ऊपर वाले में आधुनिकीकरण की बात आ रही है, दूसरे वाले में विस्तार कर रहे हैं, 2 से 4 कर रहे हैं, 4 से 6 कर रहे हैं, या उसमें किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी स्थायी वित्त की आवश्यकता होती है, इसलिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। कार्यशील पूंजी की दीर्घकालीन आवश्यकता की, कार्यशील पूंजी का वह भाग होता है जो किसी व्यवसाय के कार्य में दैनिक कार्य के लिए उपयोग में आता है पैसा, वो कार्यशील पूंजी कहलाती है और उसकी हमें दीर्घकालीन आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी हम ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकते हैं, उसके लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं। नए प्रोजेक्ट की व्यवस्था के लिए यदि कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, नई व्यवस्था शुरू करना चाहती है, तो उसके लिए भी दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक हमारे पास रुकने वाले पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए नया प्रोजेक्ट के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी करती है। तो ये 4 उद्देश्य हो गए ऋण पत्र निर्गमन करने के। अब ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति को बतलाने का, ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति क्या होती है। वास्तव में ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, ऋणदाता होते हैं।
उन्हें उनके द्वारा ऋण पत्र के माध्यम से दिए गए ऋण एवं उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है। ये कंपनी और ऋणदाता के बीच में अनुबंध होता है कि उनको अनिवार्य रूप से ब्याज दिया जाएगा। सामान्यतः कंपनियों पर 6 माही ब्याज दिया जाता है। ब्याज की दर पहले से होती है, तो ऋण पत्र में कंपनी एक लिखित अनुबंध करती है कि आपको 6 महीने ब्याज, हर 6 महीने में ब्याज और मूलधन की राशि एक निश्चित समय के बाद अवश्य कंपनी लौटाएगी। तो ये ऋण पत्रधारी को एक वैधानिक अधिकार होता है कि वह हर 6 महीने में कंपनी से ब्याज प्राप्त करे और शर्तों के अनुसार उसको मूलधन की प्राप्ति करे। चाहे कंपनी को लाभ हो अथवा नहीं, लाभ हो अथवा नहीं, यदि कंपनी की शर्तों के अधीन इनका भुगतान नहीं कर पाती है तो ऋण पत्रधारी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। उन्हें कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। अब वैधानिक ये हो गई, सरल भाषा में ये कह सकते हैं, यदि किन्हीं कारण से कंपनी को लाभ नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में यदि वो ब्याज देने से इनकार करती है तो ऋण पत्रधारी कानूनी कार्रवाई करके ब्याज प्राप्त कर सकता है और मूलधन भी वसूल कर सकता है। ये सरल भाषा में वैधानिक स्थिति कहलाती है। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार हैं, अर्थात उनको ब्याज और मूलधन प्राप्त करने का अधिकार होता है और किन्हीं कारण से कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वो न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके धन इकट्ठा कर सकती है, ले सकती है। ऋण पत्रों की उपयोगिता या लाभ को समझाइए। क्या उपयोगिता होती है, क्या लाभ होता है कंपनियों के लिए? वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अंशों के निर्गमन के पश्चात भी यदि कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी ऋण पत्रों को निर्मित कर आवश्यक राशि प्राप्त कर सकती है। जैसे अभी पहले ही मैंने आपको बताया था, कंपनी को यदि स्थायी वित्त की आवश्यकता है तो पहला स्रोत पूंजी होती है और पूंजी की जब सीमा खत्म हो जाती है तो कंपनी दूसरे विकल्प पर विचार करती है। दूसरा विकल्प ऋण होती है। उस विकल्प के रूप में ऋण पत्र वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये कंपनी को फ़ायदा होता है, इससे स्थायी वित्त उसको प्राप्त हो जाता है। स्वामित्व नहीं, ऋण पत्रधारियों को कंपनी पर स्वामित्व नहीं होने से उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है तो अनावश्यक रूप से कंपनी के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये कंपनी को फ़ायदा होता है। तीसरा है निश्चित आय। ऋण पत्रों पर निश्चित ब्याज दर होने से कंपनी को मालूम होता है कि ऐसे ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करना होगी तथा ऋण पत्रधारी को ब्याज से कितनी आय प्राप्त होती रहेगी। ये होता है, कंपनी को पहले से मालूम होता है कि उसने इतने ऋण पत्रों का निर्गमन किया है और इतने ऋण पत्रों पर इतना ब्याज उसको देना है, तो कंपनी उस हिसाब से काम करती है कि उस ब्याज की राशि का भुगतान हो, साथ ही साथ खर्चे हो। तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। तो कंपनी उस हिसाब से लक्ष्य बना करके अपनी आय का निर्धारण करती है। अंशधारियों को लाभ। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाने पर ब्याज के भुगतान के पश्चात अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश मिल जाता है। ये फ़ायदा होता है क्योंकि ऋण पत्रों पर ब्याज दर कम होती है और उस ब्याज का भुगतान करने के बाद जो पैसा बचता है वो अंशधारियों को लाभांश के रूप में मिल जाता है। ये फ़ायदा है। ऋण वापसी की सुविधा होती है। कंपनी जब ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो पहले से ही तय होता है कि इस ऋण की राशि हमें कब, कितनी और कैसे लौटाना है, पहले से लिखा होता है। तो कंपनी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाने पर ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। ये सुविधा होती है। तो इस तरह से ये ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में जानकारी थी। ऋण पत्र वाला देता। ऋण पत्रों का निर्गमन अंशों के निर्गमन की तरह ही होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया और अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी होती है। लेखे भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। जब व्यवहारिक प्रश्नों की अपन बात करेंगे तब आपको ये बात बताई जाएगी।